राधे राधे दोस्तों। गर्मियों के दिन थे। भोला के खेत में इस बार तरबूज, खरबूजे और ककड़ियों की भरमार लगी थी। जानवरों से खेत की रक्षा के लिए उसने खेत के अंदर झोपड़ी बना ली और वहीं सोने लग गया। एक दिन गांव के बाहर दूसरे गांव में कठपुतली का नाच हो रहा था। बिरजू को भी कठपुतली का नाच देखने जाना था और उसकी बड़ी ही इच्छा थी। लेकिन अगर वह कठपुतली का नाच देखने जाता तो खेत में किसी के ना होने से गीदड़ दूसरे जानवर खेत को सपाचट कर जाते। ये सोच ही रहा था कि एक जटाजुटधारी महाराज आए और झोंपड़ी की तरफ उसको आते हुए दिखाई दिए। उनको देखकर बिरजू खुशी के मारे उछल पड़ा, बाबा को झोपड़ी में बिठाया और बोला, महाराज जी, आप यहीं विराजो। आप मेरी कुटिया में आराम कीजिए। मेरे खेत में तरबूज खरबूजे से खेत पूरा भरा पड़ा है। पेट भरकर आप उनका सेवन कीजिए और अगर कोई जानवर खेत में आए तो उसे भगा दे। मेरी आपसे गुजारिश है। मैं पास के गांव में कठपुतली का नाच देखने जा रहा हूँ। आधी रात के बाद मैं वापस लौट आऊंगा। महाराज जी को और क्या चाहिए था। वो बोले, खुशी से जाओ बाबा, सब देख लेंगे। बिरजू के चले जाने पर बाबा जी खेत में घुसे। चुन चुन कर मीठे तरबूज, खीरे, ककड़ी, खरबूजे सब खाए और खा पी कर आराम से लेट गए। पेट जो भर गया तो उन्होंने चिलम बनाई और झोपड़ी के अंदर खाट पर जा बैठे। घास फूस की झोपड़ी थी। तिनके लटक लटक कर खाट को छू रहे थे। उसके पास ही घास का एक बड़ा ढेर लगा था। खरबूजों की मिठास और खुशबू ने बाबा जी को मस्त बना दिया। मस्ती में आकर चिलम के ऊपर आग लगी और जोर से दम लगाया कि हाथ भर लंबी जोत ऊपर लपक उठी। झोपड़ी ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते धू धू करके झोपड़ी जल उठी। बाबा जी कूद कर बाहर जाना चाहते थे, अपनी धोती में ही उलझ कर गिर पड़े और आग के लपटों में जलकर भस्म हो गए। गांव वालों ने जब घास के ढेर से निकलती हुई लपटों को देखा तो खेत की तरफ दौड़ आए। बिरजू को आवाज लगाई। उसका तो कहीं अता पता नहीं था। सबके होश उड़ गए। शायद वह भी झोपड़ी के साथ ही जल गया। उसके बड़े भाई ने बांस का एक डंडा उठाकर जलती आग को बरेंदा तो उसमें से लाश निकल आई। देखकर घर वालों में रोआ पीटी मच गई। बिरजू को जला हुआ पाकर गांव के लोग दुखी हुए। उसके माँ बाप, भाई बहन छाती पीट पीट कर रोने लगे। फिर तो बिरजू का अंतिम संस्कार करने के बाद ही वे घर लौटकर रात के तीसरे पहर बिरजू जब खेत आया तो देखा झोपड़ी जलकर राख हो चुकी है। घास का ढेर भी फूक चुका है। उसे बाबा जी पर बड़ा ही क्रोध आया। कमबख्त खरबूजे भी खा गया और जाते जाते मेरी झोपड़ी में आग भी लगा दी। घर के लोग अब क्या कहेंगे। सोचता हुआ वह गांव की ओर चल पड़ा। जल्दी से अपनी चौपाल के पास पहुंचकर उसने देखा कि गांव के लोग शोक की मुद्रा में चुपचाप बैठे हैं। बीच में हुक्का पड़ा है और लोगों की आंखों में आंसुओं से भीगी हुई है। वह समझ ना सका ऐसा क्यों हो रहा है। सब लोग मौन क्यों बैठे हैं। चौपाल के एक किनारे पहुंचकर बिरजू ने अपने भाई को आवाज दी। देखते ही लोग चौंक उठे। एक ने बिरजू पर चिलम उठाकर फेंक मारी तो दूसरे ने कुछ और फेंका। बिरजू बेचारा कपड़े झाड़ने लगा। भूत भूत कहते हुए लोग बिरजू पर लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। मारो मारो, भूत आ गया। लोगों को अपने पीछे भागते देखकर बोला, तीतर की चाल हो गया। भागकर अपनी जान बचाई। वह समझ न सका कि लोग उसे क्यों खदेड़ रहे हैं। जाकर अपने खेत के पास बैठ गया। सूरज उगने के साथ ही गांव का एक धोबी घाट की तरफ जा रहा था। खेत के पास बिरजू नजर आया। उसे देखकर बिरजू उठकर उसकी ओर चल पड़ा। वह वह धोबी से पूछना चाहता था, गांव के सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात क्या है, लोग उससे नाराज क्यों हैं। बिरजू को अपनी तरफ आते देख धोबी ने अपनी गटरी वहीं डाल दी
और भूत भूत कहता हुआ गांव की ओर भागा। बिरजू सोच में पड़ गया, आखिर बात क्या है, लोगों ने इसे क्यों भूत बना दिया। तभी उसने देखा गांव के लोग भाला, लाठियां और जलती हुई लकड़ियां लेकर धोबी के साथ उस ओर बढ़ रहे हैं। देखकर वह अरहर के खेत में घुस गया। कहीं किसी ने भाला फेंका तो मुफ्त में जान गंवानी पड़ेगी। मूर्खों ने जिंदा आदमी को भूत समझ लिया। सोचने लगा, रात को ही यहाँ से निकलूंगा और जब भैया चौपाल में अकेले होंगे तभी उन्हें बताऊंगा, भैया मैं भूत नहीं हूँ। जब रात के लगभग 10 बज गए तो बिरजू डरते डरते गांव में पहुंचा। कोई देख ना ले, छिपता छिपाता आता वह चौपाल के किनारे नीम की आड़ में खड़ा हो गया। मौका पाते ही भैया से बोला, भैया डरना नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। सुनते ही भैया इतनी जोर से चीखा कि गांव वालों की आंख खुल गई। लोग आकर इकट्ठे हो गए। देखकर बिरजू डर गया। सोचा भागने में ही भलाई है। वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। गांव के कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया, किंतु अरहर के खेत में घुस जाने के कारण उसकी जान बच गई। पूरे गांव में दहशत छा गई। लोग परेशान हो उठे। कमबख्त खुद तो मरा और दूसरों के लिए मुसीबत बन गया। भूत के डर से लोगों ने अपने कामकाज छोड़ दिए और उन्होंने सोचा, ऐसा भूत तो कभी नहीं देखा जो ना हल जोतने दे और ना कपड़े धोने दे और रात रात गांव में आकर लोगों को परेशान करे। अगले दिन गांव में कुछ सिपाहियों को लेकर एक थानेदार आया। उन्हें एक डाकू की तलाश थी। थानेदार को जब मालूम हुआ इस गांव में एक भूत आता है तो वह वहीं डेरा डाल दिया। सोचा शायद वह भूत ना होकर वहीं डाकू हो जिसकी तलाश कई दिनों से हो रही है। थानेदार ने गांव वालों को बुलाकर पूछा, वह भूत लोग किधर से आता है। गांव वालों ने बताया, वह ज्यादातर अपने खेत के आसपास ही बैठा रहता है जहां झोपड़ी में बिरजू का शरीर जला था। थानेदार मुझो पर ताव देते हुए बोला, अच्छी बात है, आज रात को हम उसे पकड़ लेंगे, तुम लोग भी हमारे साथ चलना। रात हुई। चारों तरफ जब घना अंधेरा छा गया तो गांव के लोग थानेदार और सिपाहियों के साथ उस जगह जा पहुंचे। खेत पर जाकर थानेदार घोड़े से उतर गया। अपनी सुरक्षा के लिए सिपाहियों ने 2 खूंटे जमीन में गाड़ दिए और घोड़े की पिछली टांग उन खूंटों से बांध दी ताकि वह कहीं भाग न जाए। अब वे लोग भूत की तलाश करने लगे। बिरजू अपने खेत के किनारे लेटा हुआ था। लोगों को अपनी ओर आता देख वो उठ बैठा। सोचा पता नहीं अब कौन सी आफत आएगी। उसके मन में आया अरहर के खेत में जा छिपे, लेकिन ये कोई इलाज नहीं था। उसने ऐसा नहीं किया। कब तक लोगों से छिप छिप कर अपनी जान को बचाता रहेगा। इसलिए इससे अच्छा है खुलकर सामना किया जाए। वो उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनके सामने आ गया, लो मुझे मार डालो, मैं हूँ भूत, जिंदा भूत, आओ मुझे पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो। अंधेरी रात में बिरजू की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। सुना तो गांव वालों की हिम्मत टूट गई। वे भाला, लाठियां, मसाल वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। थानेदार कूदकर घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े को तो लगाम लगाई, किंतु घोड़ा उछल उछल कर वहीं रह गया। देखकर थानेदार की घिंगी बध गई। वह समझा भूत ने उसके पिछले पांव जकड़ लिए हैं, जिसके कारण घोड़ा भागने में असमर्थ है। थानेदार वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, भूत ने तो कमाल ही कर दिया, थानेदार के घोड़े तक को जकड़ दिया। अब उसी से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि उसकी मनौती की जाए। रवि करने के बाद प्रेत आत्माएं शांत हो जाती है। शाम को सारे गांव वालों ने मनौती की टोकरी भर मिठाइयां खेत में रखाई। बिरजू उस समय अरहर के खेत में छिपा सब सुन रहा था। उसका भाई हाथ जोड़कर जोर शोर से कह रहा था, भैया तू तो चला गया, लेकिन इस गांव के लोगों को माफ कर दे। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू इन्हें दुख दे रहा है। 13वीं के दिन
हम लोग मिलकर तेरी पूजा करेंगे। तुझे जो चाहिए वो बता देना, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दे। बिरजू इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसने सोचा, क्यों ना 13वीं के दिन मैं भी वहां पहुंच जाऊं और जाकर देखूंगा कौन कौन 13वीं में आया है। जो मेहमान उस दिन नहीं आएगा, उसी के घर जाकर अपनी विपदा सुनाऊंगा। उसे बताऊंगा, मैं बिरजू हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। मेरी जगह एक बाबा जी उस झोपड़ी में जल गए थे। 13वीं के पहले आधी रात के बाद बिरजू चौपाल के घने नीम पर जा चढ़ा। उसी नीम की छाया में मृतक के क्रियाक्रम के बाद मेहमानों को भोजन कराया जाने लगा। तरह तरह के पकवान परोसे जाने लगे। देखकर बिरजू के मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन वह पेट पकड़कर चुपचाप बैठा रहा। उसने देखा सभी लोग दावत उड़ाने आए हैं, केवल उसकी छोटी बहन के ससुर नहीं हैं। रात को जब सभी सो गए तो वह भी नीम से उतर आया और अपने समधी के गांव की ओर चल पड़ा। सवेरा होने तक वह समधी के पास पहुंच गया और अपनी कहानी उन्हें सुना दी। सुनकर समधी ने बिरजू को कहा, आओ बेटो, पहले खाना खाओ। और खाना पिलाकर अपना तांगा तैयार करवाया और बिरजू को लेकर उसके गांव की ओर रवाना हो गए। गांव में पहुंचकर उसके माता पिता, गांव वालों ने समधी के साथ जब बिरजू को देखा तो सब चकित रह गए। गांव के लोगों ने बिरजू को गले लगा लिया और अपनी मूर्खता और जल्दीबाजी पर बहुत ही लज्जित हुए। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।